हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग डेली वेल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पोस्ट पर स्वागत है। मैं हूं पीयू और आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी, क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की। ठीक है, तो ये एनटीपीसी जो एग्ज़ाम आ रहा है, जहाँ और भी एग्ज़ाम है यूपीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, जिसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम शुरू करेंगे सीरीज़ को और पूरा करेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। इसका फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, कैसे सभ्यताएं शुरू हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। तो यहाँ से ये शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उत्पादन शुरू किया। कौन सी फसल सबसे पहले बोएगी? गेहूँ और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय जैसे पालतू पशु पालने शुरू किए। कौन कौन से पालतू पशु हैं? भेड़, बकरी और गाय, बैल। ठीक है, तो लोग गाँव में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, गांव बसाने शुरू कर दिए। कब? लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, ये याद रखना है। तो कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का भी विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाए गए। ठीक है, एक बार याद रखना है, 2 फसलें पूछी जाए, गेहूँ और चावल। एक फसल ऑप्शन में हो तो सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल। ठीक है, सबसे पहले किसकी खेती की गई? चावल की। तो यह स्थान विंध्य के उत्तर में है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस मैप को भी देखेंगे एक बार। यहाँ देखते हैं हम, इसमें से सहायक नदियाँ दिखाई गई हैं। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? इसमें बताया गया है जो सहायक नदियाँ होती हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। छोटी छोटी ऐसी नदियाँ गई और एक बड़ी नदी में जाके मिल गई, उसे क्या बोलते हैं? सहायक नदियाँ। ठीक है, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे में कुछ आरंभिक नगर हुए और फले फूले। ठीक है, 4700 वर्ष पहले नदियों के किनारे जो ये नदियाँ हैं, सिंधु, यमुना, ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु के। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, जमुना की, गंगा, सोनभद्र, चंबल, जमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये विंध्य। ठीक है, यहाँ सभ्यताएं उपजी। ठीक है, महानदी इसकी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, गौरव पहाड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक गंगा नदी है, ये यहाँ से यहाँ तक। और दक्षिण में क्या है? कृष्णा नदी। तो ये सब नदियाँ हैं ना, यहाँ पश्चिमी घाट। या सबसे पहले कहाँ पे नोटिस किया गया? या सिंध नदी। इसमें कौन सी लोग रहने लगे? अब ये बात ये आती है कि लोग नदियों के किनारे क्यों रहने लगे? क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी से वो मछली पकड़ते थे, पानी से वो अपने अनाज की उपज करते थे, पशु पक्षियों को पानी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए वो नदियों के किनारे पे अपनी बस्तियाँ बनाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे में समुद्र तटीय इलाकों में नगर का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, जो नदियों के किनारे कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। और जो गंगा नदी के तट पर कब हुआ? 2500। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट है गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो ठीक है, इस मैप में मैंने आपको बता दिया। गंगा के दक्षिण में जिन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन मगध के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाएगा मगध क्या है? तो मगध जो कहाँ? गंगा नदी के दक्षिण, गंगा नदी के दक्षिण इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इन्हीं हिस्सों में जैसे राज्यों की स्थापना की गई और अन्य हिस्सों में भी छोटे छोटे राज्य की स्थापना की गई, लेकिन उस टाइम का सबसे बड़ा राज्य कौन था? मगध। ठीक है, शक्तिशाली शासक थे इनके। अब बात आती है कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों जाते थे। लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा के लिए असंभव नहीं थी। यात्रा करते थे लेकिन यात्रा बहुत जोखिम भरी होती थी, फिर ये असंभव नहीं थी। ठीक है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। अतः
कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धर्मगुरु शिक्षा और सलाह देने एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। एक कस्बे से दूसरे कस्बे, कस्बे मतलब छोटे छोटे जो एक दो गांवों को मिलाकर पॉपुलेशन होती है, गांव से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसे कस्बा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज करते थे। ठीक है, इसके लिए अभी ये पूछा जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो प्राचीन काल में लोग ट्रैवल क्यों करते थे? पहले तो वो अपने भोजन की तलाश में, एक स्थान पर भोजन खत्म हो जाता था तो वो दूसरे स्थान पर ट्रैवल करके चले जाते थे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ नदियाँ होती हैं वो मौसम के हिसाब से चलती हैं। बारिश में नदियाँ भर जाती हैं और जब जून जुलाई का मौसम आता है तो नदी में पानी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, इसलिए पानी ख़त्म हुआ, ट्रैवल करके अगले स्थान पर चले गए। ठीक है, किसी दूसरे उपमहाद्वीप पे चले गए। कभी कभी वहाँ शिकार ख़त्म हो जाता है, पहले तो मांस पका के खाते थे, जंगली जानवर का शिकार करते थे। कई बार ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया में जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जब बहुत कम हो गए हैं, जब वहाँ सूखा पड़ गया है, जब वहाँ बाढ़ आ गई है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रैवल करते थे। जैसे हम लोग एक स्थान पर रहते हैं, वो एक स्थान पर ऐसे नहीं रहते थे। धीरे धीरे सभ्यताएँ बनी, धीरे धीरे लोगों ने गाँव बसाना शुरू किया, धीरे धीरे लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहने लगे। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया उन्होंने बना लिया। जैसे अब हम कंट्री में रहते हैं, पहले लोग ट्रैवल करते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं लोग यात्राएं क्यों करते थे। मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक है, ऊंचे पर्वत को ठीक है, ऊंचे पर्वत को भी पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। गहरे समुंदर पार करके समुद्र के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। कई लोगों के आगमन ने हमारी प्रकृति परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा भोजन बनाने के नए तरीकों की विधि एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम में जो उनके टाइम में लोग एक दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे। जैसे हम भी फ़ॉरेन जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वैसे भी लोग चाइना से आए हैं, चाइना से आए हुए हैं, बहुत सारे फिलोसफर आए हुए हैं यहाँ, तो वहाँ एक दूसरे स्थान पर लोग आते जाते रहते थे। ठीक है, पहले ऐसे पुराने टाइम में पर्टिकुलर एरिया होता था, डिवाइडेड एरिया होता होगा, लेकिन इतना डिवाइडर नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पासवर्ड लेके जाना पड़े। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे, जैसे हैंग स्वेइन आया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर भी है, चाइना से ऐसे फिलोसफर भी है जो आए थे। तो नेक्स्ट है देश का नाम। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्यारा इंडिया है उसका नाम कैसे पड़ा। हमें प्राय इंडिया तथा भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडिया और प्राय कौन सा नाम है? भारत के नाम से। कौन कौन सा हमारे देश का नाम है? इंडिया और भारत। इंडियन शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंडस को? क्या कहा जाता है? सिंधु। याद रखना, आपने पूछ सकता है एग्ज़ाम में। इंडस शब्द का क्या अर्थ है? सिंधु। और एटलस ने ईरान और यूनान का, ठीक है, वो मैप में बोल रहा है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस और इंदोस, अब ये इम्पोर्टेंट है, जो सिंधु लोग थे वो कहाँ के थे? सिंधु लोग किसको बोला जाता है? इंडिया वाले, जो पर्टिकुलर हमारे एरिया में रहते थे। ठीक है, इसमें अमेरिका, कुछ पाकिस्तान, इंडिया, कुछ हिस्सा चाइना का, ठीक है, बांग्लादेश, ये सब मिला के तब का क्या था? सिंधु। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया था। और एटलस जो था, ईरानी जो थे, उन्होंने इंडिया को क्या बोला? हिंदोस। ठीक है, ईरानियों ने इंडिया को क्या बोला? हिंदोस। और यूनानियों ने क्या बोला? ईरानियों ने बोला, ठीक है, ईरानियों ने बोला हिंदोस। ईरानियों ने क्या बोला? इंदोस। ठीक है, ईरानियों ने इंडिया को क्या बोला? जो उस टाइम में सिंधु था, तो क्या बोला? हिंदोस। और ईरानियों ने क्या बोला? इंदोस। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
ईरानियों ने बोला इंडिया को हिंदोस और यूनानियों ने इंडिया को बोला इंदोस। ठीक है, इस नदी के पूर्व में भूमि जो है वो इंडिया बोला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेखन संस्कृति के आरंभ में 3500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया गया। ठीक है, तो हमारे देश का नाम सबसे पहले क्या था? इंडिया। ठीक है, इंडस शब्द किससे बना है? सिंधु। इंडोस को संस्कृति में क्या बोलते हैं? सिंधु। और ईरानियों ने क्या नाम दिया? जो अब का इंडिया है तब का सिंधु था, हिदोस। और यूनानियों ने क्या नाम दिया? इंदोस। ठीक है, तो फिर जब उत्तर और पश्चिम में रहने वाले जो मैंने अभी नदियाँ बताई हैं, जो हो गई जमुना नदी, गंगा नदी, महानदी, इन सब नदियों के आसपास जो सभ्यताएं बसी हुई थी, तो उसके उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह ने किया, जिसका उल्लेख है संस्कृति के आरंभ में मिलता है। कब मिलता है? 3500 ईसा पूर्व। और जो हमारा नाम है तो वो कहाँ में मिलता है? इंडिया। और ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाना था। अब हम अपनी कंट्री के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री के रूप में हम करते हैं। तब का नाम क्या था? सिंधु। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं इस पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो अतीत की जानकारी हमें किस तरह से प्राप्त होती है? इसका एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। इसके पुस्तकों को किससे लिखा जाता था? हाथ से लिखा होगा, और इसे क्या बोला जाता है? पांडुलिपियाँ, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, और अंग्रेजी में पांडुलिपियों का प्रयोग करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैन्यू का मतलब है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैन्यू का अर्थ है हाथ से लिखना। और ये किससे लिखी जाती थी? ताड़ के पत्तों पे। ठीक है, पर्टिकुलर वृक्ष ताड़, उसके पत्तों पे लिखी जाती थी। हिमाचल प्रदेश में उगने वाले भोजन नामक पेड़ की शाल के विशेष तरीके से भोज पत्थर पर लिखा। तो एक वृक्ष होता था, उसकी शाल से जो बनाया जाता था और तैयार किए गए भोज पत्थर पर लिखी मिली है। ठीक है, तो उस समय में एक वृक्ष था शाल का, उसकी शाल से, सॉरी, वृक्ष का नाम था भोज। ठीक है, भुर्ज नामक एक वृक्ष था, उसकी शाल को निकाल के और एक पर्टिकुलर तरीके से भोजपत्र पेज, ठीक है, भोजपत्र तैयार किया जाता था और उस पर ये लिखा जाता था। अब हम बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट की। ये होती क्या है? पांडुलिपि ऐसा है। ठीक है, ये एक शाल से तैयार किया गया पत्थर है और इस पर हाथ से ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिला है, इसे बोलते हैं पांडुलिपियाँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पांडुलिपियों की। लगभग 1000 वर्ष पहले, कब? 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पेड़ के पत्तों को काट के अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था। ब्रज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपियाँ आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये है पांडुलिपि, ऐसे होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांडुलिपियों को कीड़ा क्यों। कुछ तो पांडुलिपि कीड़े को खा गए, कुछ नष्ट हो गई। ठीक है, तो इन्हीं वर्षों में से पांडुलिपि को कीड़े ने खा लिया और कुछ नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ जो आज भी उपलब्ध हैं। यह पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। मंदिरों में बहुत सारी पई हैं, विहारों में बहुत सारी पई हैं। ठीक है, पुस्तकालय, धर्म की मान्यताओं, व्यवहारों, राजों के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, पांडुलिपियों में किसका संग्रह है, किसके बारे में बात की गई है? तो पांडुलिपि में बात की गई है मान्यताओं की, रिचुअल्स की, ठीक है, और व्यवहार, बिहेवियर की, किंग्स की, औषधि की, ठीक है, और विज्ञान के, साइंस की गई है। और कई प्रकार के विषयों में और भी बातें की गई हैं। सबसे ज़्यादा इसमें धर्म के बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, और औषधियों के बारे में भी इसमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ
महाकाव्य, कविता तथा नाटक, ठीक है, ये याद रखना है आपको। महाकाव्य, कविता और नाटक भी इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। तब फ़ोन नहीं होते थे, लोग यही यूज़ करते थे। इसे कई संस्कृतियों में लिखे हुए मिले हैं और कुछ इनकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो लैंग्वेज है इसकी संस्कृत। अन्य जो प्राकृत भाषा और तमिल, ठीक है, प्राकृत और तमिल संस्कृति, प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखे हुए मिले हैं, ठीक है। भाषाओं का प्रयोग आम लोग करते थे। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख क्या है। अभिलेख के अध्ययन, तो हमें पुराने ज़माने की नॉलेज किससे मिलती है, अभिलेखों से भी मिलती है। पहले लोग पत्थरों जो एक धातु के रूप में यूज़ करते थे, धातु जैसे अपेक्षित कठोर सतह को, एक पत्थर है उसकी कठोर सतह उस पर उकारा गया, जैसे ये देखो ये पत्थर पर उकारे गए हैं, ठीक है। कभी कभी शासक, ये क्यों लिखाए जाते थे, तो इसलिए लिखाए जाते थे कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेश जो वो आदेश देते थे इस तरह से अंकित करवाते थे कि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उसका पालन कर सके, ठीक है। ऐसा तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं था कि टीवी पे न्यूज़ दिखा दी, व्हाट्सएप पर मैसेज करवा दी गवर्नमेंट ने, न्यूज़ दिखा दी, ठीक है, ऐसा नहीं था तब लोगों को कोई भी संदेश आ जाए पहुँचाते थे तो किस जरिए से पहुँचाते थे, बड़े बड़े पत्थरों पर, ये जैसे उनकी अटेंशन ली जा सके, बड़ी चीज़ होगी तो लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों पर ये लिखवा देते थे कि ये राजा ने आदेश दिया है, इसका पालन किया जाए, ठीक है। अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्य और विवरण अंकित करवाए हैं, उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक, लड़ाइयाँ, विजय, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा लेख किसके लिए, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है, उसमें जीते गए अपने एरिया के बारे में लेखा जोखा रखा जाता था, ठीक है। उसकी डेट मेंशन की जाती थी किसके साथ लड़ा गया, इसलिए तो हमें पता है ना किस किस की कहाँ कहाँ कब कब जो लड़ाई हुई, ठीक है, तो हम किसके साथ किसका वार हुआ। तो नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई और प्रयोग लाई जाने वाली अतिरिक्त वस्तु कौन सी है, तो जो विद्वान है, पुरातात्विक विद्वान कहलाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि पुरातन काल में, ये भी किसी ने बताया ही होगा ना, भी ऐसे लोग अपना देश बताते थे जनता को, राजा को, ऐसे अपना देश जारी करते थे अभिलेख लिख के, जहाँ बड़े बड़े पत्थरों पर उंकार के, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, ये सब बताने वालों को क्या बोला जाता है, पूर्व तात्विक विद्वान, ठीक है। पूर्व तात्विक विद्वान पत्थर और ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और वे औजार, हथियारों, आभूषणों, ठीक है, तो ये लाइन भी याद कर लेना बिकॉज पूछ सकता है। तो अब हम ये भी पढ़ लेते हैं। लगभग 22,550 वर्ष पहले, 22,050 वर्ष पहले ये अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ, ठीक है। ये जो अभिलेख है ये वाला, ये कहाँ प्राप्त हुआ, कंधार में, 2250, ठीक है, 2250 वर्ष पहले, ठीक है, तो कंधार में प्राप्त हुआ। ये अभिलेख अशोक नामक शासक ने, अशोक का नाम सुना होगा, ये एक डेस्टिनी भी थी इनकी, ये किंग थे एक, ने पारित करवाया था, ठीक है। जब कुछ लिखते थे तब किस लिपि का प्रयोग करते थे, लिपि अक्षर तथा संकेत से बनाई जाती थी। जब हम कुछ बोलते हैं और पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आर्मेनिक, ठीक है, कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी, यूनानी और आर्मेनिक नामक 2 भाषा में लिपियाँ लिखी गई हैं, ठीक है। ये जरूर है कि पुरातन ज़माने में जो हमें मिले हैं, पुरातन टाइम में जो हमें अभिलेख मिले हैं वो किस किस के कौन कौन सी भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे, प्राकृत और तमिल में। तो जो हमें अशोक के जो मिले हैं तो वो किस में लिखे गए हैं, यूनानी और आर्मेनिक, ठीक है, आर्मेनिक और यूनानी में भी मिले हैं, ठीक है। ये मत बोलना भाई ये भाषा हो तो इनको छोड़ के आ जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये है, ये कुछ मटका है, शायद ये क्रांसी है उस टाइम की, तो देखते हैं क्या है। वाहिनी एक प्राचीन नगर का पात्र है, ठीक है, ये बड़े वाला मटका है, पात्र बोलते हैं इसको। इस तरह से पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था,
तो ये कितना पुराना मटका है, देख कितनी अच्छी कंडीशन में है अभी भी। 4700 वर्ष पूर्व होता था। और एक पुराना चांदी का सिक्का है, ठीक है, ये चांदी के सिक्के हैं, ठीक है, ये सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। इस तरह से सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के, ये सिक्के कैसे भिन्न है, ठीक है, जो हमारे चांदी के हैं, आजकल चांदी बेच दी जाए 1 रुपया है, और चांदी का जो अभी रेट चल रहा है वो ज़्यादा है, 1 रुपये की वो सिक्का क्या चांदी का हो तो बेच दिया जाएगा, ठीक है, सिक्के ऐसे बिकने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट है सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी। तो अभी जो खुदाई हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, जहाँ कोई भी सभ्यता की जब खुदाई होती है तो उसमें ये निकलते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी, कुछ धातु से बनी हुई हैं। ऐसे कठोर तत्व तो जल्दी नष्ट न होने वाले हैं, इसलिए तो इतने टाइम से स्टेबल पड़ी है वहाँ, ठीक है। जैसे मटका हो गया, चांदी के सिक्के हो गए, अभी नष्ट नहीं हुई तो हमें मिल गई। पूर्व तात्विक विद्वान जानवरों, ठीक है, जो जानवर हो गए उनकी हड्डियाँ हो गई, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। ये जानने की मदद मिलती है कि उस टाइम के जो लोग थे वो क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचते हैं, क्योंकि खाने वाली चीज़ जैसे चावल हो गए, गेहूँ हो गया, बाजरा, जैसे नष्ट हो जाता है टाइम के, या तो वो अंकुरित हो जाता है या वो नष्ट हो जाता है। आदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, जले हुए एक रूप में बचे रहते हैं। अवशेष जो मिलते हैं वो जल जाते हैं, लकड़ी जल जाती है, ना जल जाता है, ठीक है। तो अवशेष भी इकट्ठे करना बहुत मुश्किल का काम है। तो ये एक जासूस की तरह काम करते हैं ये हमारे लिए, ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अलग अलग समूह में लोगों के लिए इस अतीत में अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए जो पशु पालते थे, कृषक का जीवन राजा और रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न था। अब एक तो राजा का लाइफस्टाइल है और दूसरा एक छोटे से व्यापारी का या एक छोटे से मजदूर का, तो फर्क तो होगा ना, भिन्न भिन्न मायने होते हैं सभी की लाइफ के अपने अपने टाइम पीरियड में। जैसे कि हम आज देखते हैं कि आज के समय में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी फेस्टिवल है, जैसे छठ पूजा है, बिहार यूपी, ठीक है, इसी एरिया में होती है ना। और बेसिकली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस एरिया में पता ही नहीं लोगों को छठ पूजा क्या आती है। हम बिकॉज टीवी पे न्यूज़ आती हैं, जहाँ सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चलता है कि छठ पूजा कोई फेस्टिवल है, उनका कोई रिचुअल है, कोई व्यवहार है, या कोई रीति रिवाज है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे ही एक एरिया के पर्टिकुलर अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। उदाहरण के लिए आज हम अंडमान द्वारा लोगों अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अभी देखो, कुछ लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, ठीक है। अलग अलग खाना पीना है। कुछ लोग सिर से लेके पाँव तक कपड़े पहनते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी, और कुछ लोग थोड़े कम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। उनका अपना रीति रिवाज है और हमारे अपने रीति रिवाज है, ठीक है। इससे विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। इसे वेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे गांव में लोग रहते हैं, विलेजेस वाले लोग कहते हैं अपनी सब्जी घर में उगा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन उनके पास होती है, और विलेज में रहने वाले लोगों के पास थोड़ी कम जगह होती है, वो सभी सब्जियां, फल फ्रूट सारे बाज़ार से लेके आते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है। जो किसान है, खेती करता है, वो अपनी खेत से सब्जी लेके बना लेता है, लेकिन जो विलेज में रहते हैं उनकी खाद्य आपूर्ति कहाँ से होती है? मार्केट से, ठीक है। इसमें भेद है। तो इससे अतिरिक्त अन्य लोगों में भी और भी डिफरेंस है। क्या है? यह उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते। बस शासकों को तो तब मेरे हिसाब से यही लगता था कि हम जीत जाएं, बस हमारी महिमा मंडल ना आने वाले 100 साल तक, हजारों साल तक किया जाए, ठीक है। यही कारण था कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ाई जो भी उनके द्वारा लड़ी लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। काफ़ी कुछ क्या जानते हैं? पूरे एग्ज़ाम में यही कुछ आता है, किसने किसको हराया और किसने किसको, ठीक है। ये खुद तो युद्ध लड़के मर गए और हमारे लिए ये सब छोड़ गए, ठीक है। हम उसको पढ़ते रहे, शांति से लाइफ जीते। अब हम भी शांति से कुछ अच्छा सा पढ़ रहे होते, ठीक है। तो लड़ाई लड़ी जाती, जब उस ज़माने में जो लड़ाई लड़ी जाती थी उसका काफ़ी लेखा जोखा हमें मिला है। इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने लिखवाया था, इसलिए कि हम पढ़ पाए, ठीक।
ठीक है, अपनी महिमा मंडल हो पाए। पता नहीं ठीक लिखवाया था गलत, ये तो वही जाने। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालन जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। सिर्फ और सिर्फ जहाँ तो धार्मिक लोग अपना लेखा जोखा रखते थे रिचुअल्स का, तो जहाँ तो फिर किंग जो उस टाइम पीरियड में डेस्टिनी चलती थी, कोई भी लगा लो, ठीक है, राजा महाराजा के टाइम में, वो अपने नियम, रूल, नॉर्म, प्रिंसिपल लिखवा के रखते थे। और सबसे बड़ी बात, युद्ध का लेखा जोखा तो हर किंग ने झूठा सच्चा लिखवा ही रखा है, ठीक है। पुरातन की और सहायता हमें उसके जीवन को कैसे मदद मिलती है, जो उन्होंने लिखवाया हम पढ़ते हैं, बस हमें पता चल जाता है कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या करते थे, कब क्यों कहाँ कैसे सब कुछ करते थे, ठीक है। अब तिथियों का मतलब क्या है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला कॉपी पेन लीजिए और जो जो इम्पोर्टेंट लाइन में हाईलाइट कर रही हूँ वो लिखते जाइए। तिथि के विषय में पूछें तो शायद उस दिन, तारीख, माह जैसे वर्ष 2000 जैसे तरह का कोई और वर्ष नहीं, जैसे हम बोलते हैं 2024-23, ऐसा नहीं था। तो कैसे बोलते थे लोग, क्या ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म है उनके जो प्रवर्तक थे, ईसा मसीह का जन्म की तिथि, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसकी तिथि से ये काउंट करते थे। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद ठीक है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियों को क्या बोला जाता है, ईसा पूर्व। जो ईसा मसीह के पूर्व पहले की तिथियां उसको बोला जाता है क्या, ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। इसे पुस्तकों को जो हम बुक्स हैं इसमें क्या पढ़ते हैं, आरंभिक बिंदु क्या है, 2000 में अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हैं वर्तमान में तिथियों का उल्लेखन करने के लिए, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम, ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, BC, बिफोर क्राइसिस, ठीक है, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइसिस ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा मसीह की जन्म से ये काउंट की जाती है। कभी कभी तुम लिपियों में ईडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमेनी, ठीक है, जो लैटिन शब्द से निकला है, इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह जन्म से पहले और ईसा मसीह जन्म से बाद, बिफोर और बाद में, ठीक है, आफ्टर, ये दोनों शब्द यूज़ किए जाते हैं तब की तिथियों को जानने के लिए, बिफोर क्राइसिस और एनो डोमेनी, ठीक है। कभी कभी AD की जगह पे EC, BC का भी प्रयोग किया जाता है, BCE का प्रयोग किया जाता है। EC शब्द अक्षर का प्रयोग है कॉमन एरा। BCE शब्द का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। याद कर लेना, पूछ लेंगे अच्छे से, ठीक है। सॉरी, कभी कभी ये पेन भी काम नहीं करता, ठीक है। EC का मतलब क्या हो गया, अक्षरों का मतलब क्या हो गया, BCE, C, और अब इसका मतलब हो गया कॉमन एरा। BC बिफोर कॉमन एरा, एक तो कॉमन एरा हो गया, एक बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ईसा मसीह जन्म से पहले और ईसा मसीह जन्म के पूर्व, ईसा मसीह जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म से बाद में, क्योंकि विश्व में अधिकांश लोग देश में अपना कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। भारत की तिथियों के रूप में हम लगभग 200 वर्ष पूर्व का आरंभ हो गया था, लेकिन हमारा अलग है ना, वो बोलते हैं हमारी तिथियाँ अलग है ना, हम जनवरी फरवरी मार्च नहीं बोलते, हमारे अपने ही मंथ काउंट करते हैं, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी में VP शब्द का प्रयोग किया जाता है, बिफोर प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या है VP, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, VP बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ईसा मसीह की जो पहले तिथियाँ काउंट की जाती थी, वो जो ईसा मसीह जो एक टाइम टेबल के रूप में जाने, टाइम टेबल उनके जन्म के पहले जन्म के बाद में बताया जाता था, ठीक है। जो हिंदी में इसे बोलते हैं ईसा पूर्व, BC, ठीक है। इंग्लिश में बिफोर क्राइसिस ईसा पूर्व बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ईसा पूर्व
एडी बोलते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी, जो लैटिन भाषा के शब्द से बनी है, जो इसका क्या अर्थ है, ईसा मसीह के जन्म से वर्ष के साथ संबंधित है। बीसी का अर्थ है बीसी, BCE, सी अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कॉमन एरा के लिए। ये तीनों शब्दों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए किया जाता है। और BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा, ई जहाँ पे लग गया बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक शब्द और आता है बीपी। बीपी का शब्द है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। अब आते हैं उनके द्वारा कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था, वो अपने अभिलेख कैसे लिखते थे, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, या मैं आपको बताऊंगी कि जो हमें पुरातात्विक विद्वानों के द्वारा हमें बहुत सारे अभिलेख मिले हैं रिटन में, जो हमें जितना भी स्ट्रक्चर मिला है वो सभी पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि हमें वो लैंग्वेज ही नहीं आती, वो लिपि हमें आती नहीं, हम पढ़ने में उसको पढ़ना संभव है। बिकॉज उस टाइम में कौन सी लिपि लोग लिखते पढ़ते थे हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए हमें वो लिपि पढ़नी नहीं आती, वो लैंग्वेज हमें आती नहीं, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमें बहुत कम नॉलेज है पुराने टाइम की, वो कौन सी लिपि यूज़ करते थे, क्या करते थे। और ये अभी मैं आपको बताऊंगी ऐसे ऐसे सिंबल हैं जो पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे अपने अभिलेख लिखने में, ठीक है। बहुत सारी आपने भी देखा होगा, बहुत सारी दीवारों पे लीफ ऐसे, कहीं लॉइन बना हुआ है, कहीं नाइफ बना हुआ है, कहीं ये बॉम्ब टाइप बना हुआ है, बहुत सारी आकृतियाँ बनी, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं। हमें ऐसे लगता है कि जंगली जानवर बना दिए गए हैं, लेकिन वो जंगली जानवर नहीं है, उसके द्वारा कोई मैसेज लिखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अभिलेख कठोर सतहों पर बनाए जाते थे और अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व पहले के थे। सभी अभिलेखों की लिपि और भाषा का प्रयोग किया जाता था। साथ साथ में अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके हैं। देखो, हम पहले संस्कृति होती थी, हमारे पूर्वज इंग्लिश नहीं जानते थे, हम इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में कौन सी लैंग्वेज होगी हमें नहीं पता। हम अब इंग्लिश और हिंदी जानते हैं, मैं तो पंजाबी भी जानती हूँ, ठीक है। बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज को जानते हैं, हमें नहीं पता। अब हमें कुछ संस्कृति में कुछ बोले, हमें नहीं पता वो क्या बोलता है, बिकॉज मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या बोला है, इसलिए हमें नहीं पता कि उस ज़माने के लोग क्या पढ़ते थे, क्या लिखते थे। तो नेक्स्ट है, वो क्या है, अज्ञात लिपि में लिखे गए हैं, एक प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जा सकता है। अब कैसे पता लगाया है, एक विद्वान है, उसका नाम है, तो मैं आगे बताती हूँ आपको। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देश के मिस्र से मिली है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व जहाँ राजा रानी रहते थे, एक किंग और क्वीन रहते थे। ये मैं ठीक है पहले पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ आपको। मिस्र के उत्तर तट पर एक रोसोटा नाम का एक कस्बा था, जहाँ एक उत्कीर्ण पत्थर मिला जिसपे एक कोई चिन्ह उकारे गए थे, जिसे एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिपियाँ लिखी गई थी। यूनानी मिस्र लिपि 2 प्रकार की इसमें लिखी हुई अंकुरित मिली है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानी के नाम का एक छोटे फ्रेम में एक राजा और रानी का नाम एक छोटे फ्रेम में लिखवाया गया है, ठीक है। उसे कारतूस क्या कहते हैं, कारतूस कहते अभिलेख का एक रूप है, जिसे क्या बोलते हैं, कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनान तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल में रखे हुए मिस्र अक्षरों के समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसे तुम देख पा रहे हैं, पहला अक्षर एल है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो ये है पी, इसे पी के साथ डिनोट किया गया, इसे टी के, इसे ओ के, इसे एल के, इसे एम के, ठीक है, इसे एल के, इसे आई के, सॉरी इसे आई के, इसे आई के, इसको एस के, और इसको के, एल के, आई के, ओ के, पी के, ए, डी टी, ठीक है। इस जो हैंड का साइन बना है इसे डी टी, और इसे आर के और इसे ई के डिनोट किया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। ए अक्षर क्या है, जो चिड़िया है, देखो ये चिड़िया, ठीक है। एल लॉयन, पी ओ बॉम्ब टाइप है, ठीक है। अक्षर को डिनोट किया गया है। तो अफ्रीका में मिशन के उत्तरी तट पर एक कस्बे से ये मिला था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हमारे लिए नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो कुछ तिथियां हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। सिंध सभ्यता में प्रथम नगर 4700 ईसा पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 ईसा पूर्व। और वर्तमान लगभग अब क्या है, तो आप ये वर्तमान में तो बता ही सकते हैं 2000। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब बसाया गया? 4700। और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब बसाया गया? 2500 ईसा। इसका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हम कल करेंगे। ठीक है, बिकॉज मेरे आसपास नॉइस बहुत हो रही है, तो हम कल को ही करेंगे। फिर ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपने बता के जाना है आपको ये क्लास कैसी लगी। हम ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ें, जब फास्ट वे में पढ़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ पीयू साइनिंग ऑफ। टेक केयर।